हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में 6 क्लास की 7 क्लास की ज्योग्राफी पहले ही कवर कर चुके हैं और 8th क्लास की ज्योग्राफी 1 to 5 तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें से मैं सेकंड पार्ट 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़वाने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं जमशेदपुर के बारे में। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में शिक्षा विद आशा में जाके वह देख सकते हैं। तो जमशेदपुर 1947 से पूर्व क्या हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1970 से पूर्व पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना ही देखने को मिलता था। उसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ही लिया है और बहुत से लोग लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। मतलब लोहा इस्पात भी अलग अलग जगह पर कारखाने बनाए हैं, जैसे कि झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सागाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में सागाची का नाम बदलकर जमशेदपुर में रख दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र भी वहाँ पर बनाए गए, जिससे हमें सुविधा और देखने को मिले। तो आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। ये आपको कुछ करके सीखना है। तो एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोजे और उनको रूपरेखा मानचित्र पर स्थापित करें। तो इससे आपको पता चलेगा कि लोहा इस्पात हमारे देश में कहाँ कहाँ पर स्थापित है। संकाची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। संकाची देश जगह है जो कि इस्पात के केंद्र बनाने के लिए सोचा है, जहाँ स्थान पर बंगाल नागपुर रेल मार्ग की काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा यस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोयला के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध थे। यहाँ पर कई प्रकार के विशाल बाजार देखने को आपको मिलेंगे। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र में कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में लोहा यस्क चूना पत्थर डोलामाट और मैग्नीज भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे प्राप्त पूंजी भी उपलब्ध हुई है। सरकारी लोगों से हमें यहाँ पर उद्योग बनाने के लिए काफ़ी पूंजी भी वहाँ से प्राप्त हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य उद्योग संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रासायनिक इंजनों के पूर्वज होते हैं, कृषि उपकरण होती है, मशीनें की टीन की चादरें देखने को मिलती है, केबल और तार का भी उत्पादन यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के त्वरित उद्योगी विकास डेवलपमेंट करने आरंभ हो गए। जितना हम डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पे लोहा इस्पात का उपयोग अत्यधिक देखने को आपको मिलेगा। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपनी आधारभूत अवसंरचनाएं के लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात भी देखने को आपको मिलता है। इस्पात मिल सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पाद जैसे रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पीटर्सबर्ग क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग ने इस्पात उद्योग को स्थापित सुविधा उपलब्ध करवाई है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध मिलता है। कच्चा कोयला आपको कहाँ देखने को मिलता है? पीटर्सबर्ग में उपलब्ध मिलता है। लोहा, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहा की खानों से प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर की दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच में नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग आपको देखने को मिलता है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग के क्षेत्र में लोहा अयस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता है। मतलब यदि उनको लोहा लाना होता है तो वो रेलगाड़ियों का उपयोग अत्यधिक करते हैं।
ओयो, मोनहला और एल्हानी नदियों से प्राप्त जल देखने को मिलता है। आज पिटंसबर्ग में बहुत कम बड़ी इमारत इस्पात देखने को मिलेगी। यह पिटंसबर्ग के ऊपरी मोनहोलगेला और एल्हानी नदियों की घाटियों में पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। तो आपसे पूछ सकते हैं मोनोहागलिया नदी और एल्हानी नदी ओहियो नदी कहाँ पर स्थित है, तो वो पीटर्सबर्ग के किनारे पर स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है तथा उस पर काफ़ी पैसा मिलता है। साथ में पीटर्सबर्ग के क्षेत्र इस्पात के मिले अतिरिक्त कई कारखानों में हैं। ये रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनें उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूत्री वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला देखने को मिलती है। आपके पूर्वज जैसे दादा दादी नानी ये सब उनके बारे में पता कि सूती वस्त्र कैसे उद्योग की कंपनी पहले चलती थी, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तो आप इसके बारे में उनसे ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करें जिससे कि हमें चैप्टर को और जानने में आसानी प्राप्त हो। कपास, ऊनी, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्रों के निर्माण जो अभी हम कपड़े पहनते हैं उसके निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण करना, किस प्रकार टी शर्ट है तो टी शर्टें कपास से बनेगी, सूती वस्त्र बनेगी, ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट होते थे उससे अनेक प्रोडक्टों में वर्गीकरण किया जाता था। रेशे, वस्त्र उद्योग के कच्चे माल में रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक से भी प्राप्त होते हैं, कुछ मानव निर्मित भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रेशे कच्चे माल के, ठीक है। प्राकृतिक रेशे उन सिल्क, कपास, लीलन, जूट से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कई अनेक प्रकार के वस्त्र देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है, मतलब बहुत न्यून माना गया है। 16वीं सदी की औद्योगिक क्रांति का एक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघियों से बनाया गया है। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भाग में सूती उद्योग का विकास किया है। मतलब ब्रिटेन में भी सूती वस्त्रों का उद्योग खोला गया और अन्य 18वीं सदी में भी। आज भारत में चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक बन गए हैं। मतलब भारत में आजकल चीन में, जापान में और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सूती वस्त्र के उत्पादक देखने को मिलते हैं। भारत में गुणवत्ता के सूती वस्त्र का उत्पादन करने के लिए गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन ने पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक व्यक्तिगत भारतीय बाजार था। कि भारत में क्या होता था, जो हाथ से बनाई जाए मतलब हाथ से बनाई गई चीज़ों का काफ़ी उत्पादन होता था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलू तथा बुरहानपुर ये जगह है जहाँ पर ये सूती वस्त्र देखने को मिलते थे। तो आइए जानते हैं कि आप जानते हैं कि ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर, हॉयूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका नाम है सुपीरियर झील, जो अन्य की तुलना में ऊर्ध्व प्रवाह में स्थित होती है। नेक्स्ट है इस शब्द जो टेक्सटाइल लैटिन शब्द के टेक्सकेरियस से उत्पन्न मतलब अपोजिट किया गया, मतलब ये इसके अपोजिट है जिसका अर्थ होता है बुनना। ठीक है, जो वस्त्र को बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सूरत व वडोदरा की सुनहरी नगरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा होता है, क्योंकि हाथ से बहुत मेहनत लगती है, मशीनों के द्वारा वो जल्दी बन जाते हैं। तो मेहनत वाली चीज़ों पे काफ़ी अधिक मूल्य चुकाना होता है। बनने में अधिक समय भी लगता है क्योंकि वो हाथ से होती है और मशीनें से वो फटाफट बनाई जाती है। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिला जो कि प्रतिस्पर्धा में नहीं रह सकते, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं का निर्माण यंत्रीकृत उद्योगों की यूनिट में करते हैं।
पहली बार यंत्रीकृत वस्त्र मिले जो कि 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। पहली यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो पहली बहुत सारे वस्त्र का निर्माण करती थी वो सबसे पहले मुंबई में थी 1854 में। उष्ण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के दूत फैलाव में सहायक होते हैं। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के अनुकूल आर्द्रता जलवायु के कारण पनपा, मतलब जहाँ पे आर्द्रता अनुकूल रहेगी वहाँ पे ही वस्त्र उद्योग अच्छा देखने को मिलेगा। वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम देखने को ही नहीं मिलता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात, लुधियाना, पांडिचेरी, पानीपत कुछ अन्य इसके उद्योगों के केंद्र हैं। क्या अब इसके बारे में जानते हैं हम। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप कोर्ट गैलिस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे 8th क्लास के एग्ज़ाम में ही पूछ सकते हैं कि सबसे पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पे खोला गया, या हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो 1818 में कोलकाता में देखने को मिला। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है अब हमारा अहमदाबाद के बारे में पढ़ेंगे। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सी नदी के पर स्थित है? साबरमती नदी पर। 1859 में यहाँ पहली सूरत मिल स्थापित की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बात अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे पर है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूरत मिल कहाँ पे स्थापित की गई और कब। सूरत में स्थापित की गई 1859 में। यह शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बना, जहाँ पे भारत के बाद भारत पहले नंबर पे था जो वस्त्र बनाता था, तो सेकंड बना सूरत मिल। अहमदाबाद को प्राय भारत का मानेस्टर भी कहते हैं, चेस्टर। ठीक है, तो भारत का मानेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूरत वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है। अहमदाबाद के कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कच्चा माल यहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाता है। साथ में जलवायु, कताई, बुनाई आदर्श है। समाज, भूभाग भाग की आसानी से उपलब्धता, मिलों की स्थापना करना, और गुजरात, महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी वाले इस उद्योग को कुशल, अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद करता है। इसी बाजार की तरह सरल पहुंच उपलब्ध, नज़दीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र निर्यात की सुविधाएं प्राप्त करता है। परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल के बंद हो चुके हैं। जो पहले वस्त्र बनाते थे वो मिल भी बंद हो चुके हैं। देश में नई वस्त्र केंद्रों का विकास अहमदाबाद की मिलों में मशीनी उद्योग नवीनीकरण न होने का इसका मुख्य एक कारण है। अब ओसाका में पढ़ेंगे ओसाका के बारे में। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। तो जापान में कौन सी जगह है जहाँ पे वस्त्र निर्माण केंद्र है? वो है ओसाका। ये जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, ऐसे ही जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है।
योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। तो जो हमें मिलों के वस्त्र बनाने के लिए जल चाहिए होता है वो योडो नदी से आता है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। पतन की आवश्यकता कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के रूप में निर्भर होता है। ये ज़्यादातर कच्चे माल पर निर्भर देखने को आपको मिलता है। ठीक है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। जो कपास है हमारे देश में कहाँ से लाई जाती है, मतलब कपास कहाँ कौन कौन से राज्य से आयात होती है, इम्पोर्ट होती है? मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। और परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्मात है, जहाँ पर गुणवत्ता कम मूल्य की वजह से उसका अच्छा एक बाजार माना गया है। यद्यपि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग है, जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण सिमटते जा रहे हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3, कितना तिहाई, खाली 1/3 हिस्सा ही निर्यात किया जाता है। जो भारत में वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें एक्सपोर्ट कितना, खाली 1/3 किया जाता है, बाकी भारत में यूज़फुल होता है। इसका क्रियाकलाप क्या है? दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें सूती वस्त्र रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो आओ कुछ करके सीखिए। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित करें जहाँ पर ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती है। तो ये आपका होमवर्क है, जरूर बच्चे करके देखें। नेक्स्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी। क्या आपने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आइए पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे में संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत के कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी ने है ऐसा करने के लिए समझौता किया है कि पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के लिए कई रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायिक कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिथ है। ठीक है। और परियोजना पर कार्य करती हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है तो डैनी कैलिफोर्निया में काम करती है। एक तरफ दिन होता है तो दूसरी तरफ रात होती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति की वह कार्य की प्रकृति का अद्यतन संदेश स्मिता को भेजा जाता है। कुछ घंटे के पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसके प्रतीक्षा कर रहा है। वे सीधे तौर पर परियोजना के कार्य से जुड़ जाती है। वह अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के बाद परिणाम पुणे कैलिफोर्निया में भेजती है कि मैंने ये कार्य करे से ये परिणाम निकले। इसी प्रकार के संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। यह इस प्रकार से है कि मानव दोनों सटीक कार्यालयों में बैठे हुए हैं। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहारिक में लाते हैं। वर्तमान में ये उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण यहाँ पर आपको मुख्य कारक है जो औद्योगिक की अवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है। वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना बुनियादी ढांचा होता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में आपको अत्यधिक देखने को मिलते हैं। बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार रखा गया। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध होता है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी एक भाग है जो कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि जो रॉकी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण होती है। यह शायद कभी तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अवस्थित
लाभ को नीचे दिखाया जाता है। इन दोनों शहरों के बीच में समानता पर ध्यान दे सकते हैं। भारत के महानगरीय केंद्र में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाम क्षेत्र जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्रियाकलाप आपको करके देखना है कि बेंगलुरु में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र और शोध संसाधन हैं। नीचे दी गई सूची में संगठनों का पूर्ण रूप से कीजिए। मतलब BEL का पूरा नाम, BHEL का HAL, NAL, DRDO, इसरो, ITI, IISc, इन सब की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि उच्च उद्योग आपस में जुड़े होते हैं? वे आसानी से पहुंच के लिए मुख्य सड़क महानगरों के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फॉर्म ज्ञान आदान प्रदान में लाभान्वित होते हैं, मतलब बेनिफिशियल होते हैं। साथ में सेवाएं सुविधाएं जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अवशिष्ट निपटान समस्या में विकसित किए गए हैं। रुचि तथ्य, बेंगलोरी होना का तात्पर्य बेंगलुरु शहर में अपनी नौकरी दूसरे के लिए छोड़ देना है। कुछ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से अनेक सूचना प्रौद्योगिकी नौकरी भारत जैसे देशों में बहास्रोती हो गई है, जहाँ कम वेतन पर उसी क्षमता का निपुण श्रमिक उपलब्ध होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है कि भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक जनसंख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्था है। और ये कहती है यह नगर धूल मुक्त है, जहाँ का किराया व रहन सहन खर्च भी कम होता है। ये लड़की कहती है सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। और ये कहते हैं कि इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंध कार्य उपलब्ध होते हैं। ये कहते हैं कि विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और केंद्रों के समीप देखने को मिलते हैं। सुहानी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है। मुख्य सड़क पर हवाई पतन के समीप भी देखने को मिलता है। बाजार और निपुण कार्य बल का अच्छी पहुँच होते हैं। उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्य उच्च प्रबंध प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT के सॉल्यूशन के बारे में। मैंने अभी तक 6 से लेकर 7 तक की जो भी वीडियोस बनाई है उसमें सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है। यदि किसी बच्चे को अपना इंपॉर्टेंट सजेशन देना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है उद्योग क्या है। अभी मैंने आपके चैप्टर में बताया कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन को बनाने में, उसके निवेश में, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था में संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग को अवस्थित और प्रभावित करते हैं। मध्य उद्योग बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो है कच्चा माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, परिवहन, शक्ति के संसाधन और बाजार। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग है मेरुदंड कहते हैं और क्यों। लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योग के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें लोहा इस्पात से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या मुख्य कारण है। तो उसके कारण है दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता, मतलब अत्यधिक कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, कच्चे माल की उपलब्धता होना, कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा होना और आर्द्रता जलवायु का होना, कोष्ण का होना, मनुष्य आयात के लिए पतन की उपलब्धता करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए क्या समानता है। तो निपुंजी होना, निपुण व अनुमति कार्य बल होना, अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना, आकर्षक होना, जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण होना, शैक्षिक संस्था भी यहाँ पर देखने को मिलना। इसी प्रकार अब हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
सिलिकॉन घाटी कहाँ है? क्या वह बेंगलुरु में, कैलिफोर्निया में या अहमदाबाद में? तो वो कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। क्या वह लोहा इस्पात उद्योग है, सूत्री उद्योग है, सूचना उद्योग है? तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट या एक्रिलिक? तो वह जूट। ये एसएससी और सीजीएल जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कि प्राकृतिक रेशा निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वह जूट है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर स्पष्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कृषि आधारित और खनिज आधारित में क्या अंतर है? कृषि आधारित उद्योग, जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतु के आधारित कृषि के उत्पादन से प्राप्त करते, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग आदि कृषि उद्योग के उदाहरण माने गए हैं। और खनिज आधारित उद्योग क्या होता है? जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? अयस्कों से प्राप्त होता है। ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग इसका उदाहरण है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में क्या अंतर है? सार्वजनिक क्षेत्र जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है, तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। और संयुक्त क्षेत्र जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के द्वारा होता है, समूह के, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनीज के उदाहरण हैं। और संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण हैं मारुति उद्योग लिमिटेड, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम इसके फिलिंदा ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। इनके दो उदाहरण बनने हैं कि कच्चा माल कौन कौन सा है। तो गन्ना और लोहा अयस्क इसका कच्चे माल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम उत्पादन कौन कौन से होते हैं? तो अंतिम उत्पादन चीनी और इस्पात होता है। क्या होता है? चीनी और इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप में क्या क्या आते हैं? तो तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार और बैंकिंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग कौन से हैं? तो टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारे कुटीर उद्योग माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता क्या है? तो आनंद मिल्क यूनिक लिमिटेड और सुविधा डेयरी सरकारी उपक्रम, ये हमारे इसके फिलिंदा ब्लैंक्स है। यदि आपको इन सब में क्वेश्चंस, मेरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैसेज के ज़रिए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आप सब बच्चे कोई इंपॉर्टेंट सजेशन मुझे देना चाहते हैं, कोई चेंजमेंट देखना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार अपनी वीडियो बनाऊं, तो उसमें भी आप इंपॉर्टेंट सजेशन अपना दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हमारा 5th चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर ज्योग्राफी का, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।